Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. Today I am going to teach you the lesson positive health and its part 4th, the 5th will be taken. जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और उसके क्रम में उसी सीरीज में पॉजिटिव हेल्थ जो चैप्टर है आपका गोल्डन रेज का, उसका नेक्स्ट पार्ट जो है आज हम इस वीडियो में लेंगे. तो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. इसके लास्ट पार्ट में हमने जाना था कि किस तरह से जो ईटिंग बिहेवियर्स होना चाहिए हमारा, वो जाना हमने, जिससे कि हम गुड हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं. उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए. सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें आई कि हमें जो अपने बॉडी सिग्नल्स हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है. उसको उस पर विश्वास करना हमें आना चाहिए और उसको समझना आना चाहिए. लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति गंभीर होती जा रही है क्योंकि कई समस्याएं हैं और इसी क्रम में आगे हम देखते हैं ये सब हम पॉजिटिव हेल्थ को कैसे अचीव किया जा सकता है उसके तहत ले रहे हैं. तो अब अगला जो है एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आकांक्षा यानी आशा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी माने होता है जिम्मेदारियां. तो इसके क्रम इस सब पॉइंट के अंडर हम देखेंगे किस तरह से बाय इंस्टिंक्ट, जैसे माना जाता है बाय इंस्टिंक्ट का मतलब मूल सहज भाव के कारण, यानी अपनी मूल प्रवृत्ति के कारण मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन. वो अपने बच्चों के से प्रेम भी करते हैं और उनकी केयर भी करते हैं. और ये इंस्टिंक्ट है, ये बिल्कुल नेचुरल हैबिट होती है पेरेंट्स की. एंड यट वेरी ओपन, फिर भी वेरी ओपन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशन. लेकिन लव एंड केयर वो करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार आमतौर पर ये देखा जाता है वेरी ओपन, आमतौर पर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस, माता पिता की जो एक्सपेक्टेशंस होती है, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती है और एम्बिशंस जो होती है वो बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करती है. जैसे पुट टू मच प्रेशर, माता पिता की, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और एम्बिशंस कि हमारा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, जबकि उसकी क्षमताओं का उन्हें ज्ञान ही नहीं है और वो बच्चे से आशा करने लग जाते हैं कि मेरा बेटा इस पोस्ट पे जाएगा, इतना बड़ा आदमी बनेगा. तो इस तरह की जो एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस हैं पेरेंट्स की, पुट टू मच प्रेशर, ये बहुत ही ज़्यादा दबाव डालते हैं ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों पर. इससे बच्चे दबाव में आ जाते हैं और इससे क्या होता है, व्हेन चिल्ड्रन, और जब बच्चे जो हैं व्हेन चिल्ड्रन कैनॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, और जब बच्चे जो है अपने माता पिता के एम्बिशंस के लेवल तक नहीं पहुंच पाते, अर्थात जो उनकी महत्वाकांक्षा है उसके स्तर तक जब वो नहीं पहुंच पाते, दे कैन सफ़र फ्रॉम. तो बच्चे जो है वो शिकार हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं. वो सफ़र के साथ देखिए फिर फ्रॉम लगाए, जैसा कि रूल है, सफ़र या उसकी किसी भी फॉर्म के साथ किसी चीज़ से पीड़ित होने का भाव हो तो फ्रॉम लगाया जाता है. तो वो किसके शिकार हो सकते हैं, दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रेमेंडस का मतलब बड़े जोरदार, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं, हताशा और तनाव के शिकार हो जाते हैं. और इसका नुकसान क्या होता है, दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन. और इसी कारण से बच्चे जो हैं इससे मुक्ति पाने के लिए, फ्रस्ट्रेशन से और स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए, रिलीज होने के लिए, वो हो सकता है मे का प्रयोग यहाँ पर मे एक मॉडल है जिसका प्रयोग संभावना के लिए भी किया जाता है, जो 50-50 हो, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. यहाँ ऐसा हो सकता है, इसलिए ऐसा 50-50% चांस है, इसलिए मे का प्रयोग किया गया है. दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, इससे बच्चों में नशा का प्रयोग करने की आदत पड़ जाती है. ड्रग का मतलब यहाँ नशे से है और एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब प्रयोग. एंड वो नशे का प्रयोग करने लग जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं. एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, और अन्य प्रकार के कई जो भी इस तरह के मानसिक बीमारियों में या तनाव से मुक्त होने के लिए जो बिहेवियर किए जाते हैं वो करने लग जाते हैं एज ए वे. और ये वो किस रूप में करते हैं, ड्रग का एक्सपेरिमेंटेशन किस लिए करते हैं और अदर बिहेवियर क्यों दिखाते हैं अपना, एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन.
ताकि वो इस स्थिति से बच सकें। जो उसकी असफलता की जो स्थिति है उसकी, अपने माता पिता के एम्बिशन के लेवल तक न पहुंच पाने की जो उसकी जो फेल्योर है, उसकी सत्यता उससे बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, अवॉइड मतलब बचने के लिए वो इस तरह का व्यवहार करने लग जाते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। तो बिल्कुल बी केयरफुल, बी अवेयर, बिल्कुल सावधान होना पड़ेगा पेरेंट्स को इस मामले में। उनको अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी एक्सपेक्टेशंस और एम्बिशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना पड़ेगा उनको। और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने के बजाय उनके टैलेंट को समझना होगा कि वो किस क्षेत्र में रुचि ले रहे हैं, किस में उसकी ज़्यादा टैलेंट है, योग्यता है, उसको समझने की कोशिश है, ना कि देखा देखी करने की, जैसे कि आमतौर पर हो रहा है और उसका नुकसान ही हो रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए। ये एक सजेशन आ रहा है इस ऊपर आए प्रॉब्लम का, अभी जो प्रॉब्लम पढ़ी हमने। फ्रॉम द बिगिनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, यानी शुरू से ही बच्चों को क्या किया जाना चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए। किस लिए? टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल वे, यानी बच्चों को अपने खुद के स्वाभाविक जो उनका नेचुरल जो तरीका होता है उसमें उनको बढ़ने देना चाहिए, उनको विकास करने देना चाहिए। इस बात के लिए बच्चों को शुरू से ही छोड़ दिया जाना चाहिए। अपना जो उनका कैसा ओन नेचुरल हैप्पी वे जो होता है, जिसमें उनको खुशी मिलती है, जिससे वो कंफर्टेबल रहते हैं, उस तरीके से उनको बढ़ने दिया जाना चाहिए विद इन द कंट्रोल। लेकिन ध्यान रहे, इसमें केवल बच्चों को आज़ाद ही नहीं करना काम होगा, साथ में बच्चों को पर विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, गाइडेंस एंड केयर। साथ ही ये जो परमिशन जो दी जाएगी बच्चों को, दी जानी चाहिए अपने खुद के तरीके से विकसित होने की, वो विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, यानी किसके तहत होनी चाहिए, माता पिता के प्रेम, गाइडेंस यानी उनकी जो मार्गदर्शन है, एंड उनका केयर और उनकी तरफ से जो देखभाल है उसके तहत किया जाना चाहिए। एंड विदाउट टू मच प्रेशर, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही सटीक कहने का मतलब वो बहुत ही यूज़फुल एडवाइस है इस ऊपर आई प्रॉब्लम को से बचने के लिए। बच्चों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस आ जाता है फेल्योर की कंडीशन में, उससे बचने के लिए ये तरीका अपनाया जाना चाहिए, जिससे ज़्यादा फ्रूट्स सामने आएंगे, जिससे हमारे पास में काफ़ी बच्चे को अपने टैलेंट दिखाने में, अपनी रुचि के अनुसार बढ़ने में मदद मिलेगी। अ चेंज, और इसके अलावा एक और चीज़ है, अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स, यानी एक परिवर्तन लाया जाए किसमें, कन्वेंशनल यानी परंपरागत पेरेंटल एटीट्यूड्स, जो आज तक हमारे माता पिता का जो पेरेंटल जो एटीट्यूड रहा है, यानी परंपरा से चला आ रहा, कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल, हमेशा से चला आ रहा जो माता पिता का जो रवैया है बच्चों के प्रति, एटीट्यूड्स है, उसमें भी चेंज लाया जा सकता है। वो चेंज जो है, वो परिवर्तन जो है, मे हेल्प, ये मदद कर सकता है टू प्रिवेंट मेनी, क्या करने में, प्रिवेंट मेनी, बचाने में, प्रिवेंट का मतलब रोकने में, मेनी केसेज ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, यानी ड्रग डिपेंडेंसी के जो कई केसेज हैं, बच्चे जो ड्रग डिपेंडेंस हो जाते हैं, ड्रग के आदी हो जाते हैं, इस तरह के कई केसेज को रोका जा सकता है ऐसा करके। अगर पेरेंट्स अगर अपने एटीट्यूड में, पेरेंटल एटीट्यूड में जो कन्वेंशनल है, परंपरागत है, उसमें अगर परिवर्तन लाएं तो ड्रग केसेज ऑफ ड्रग डिपेंडेंसी यानी नशा लेने की आदी होना, एंड अदर एडोलसेंट प्रॉब्लम्स, और अन्य जो किशोरों की जो समस्याएं होती है, एडोलसेंट का मतलब होता है किशोर या किशोरी, एडोलसेंट इस एडोलसेंस किशोरावस्था होती है, इसका सिमिलर वर्ड होता है टीन एजर, एडोलसेंट का सिमिलर वर्ड होता है टीन एजर यानी किशोर, यानी किशोरावस्था की जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें, और ड्रग डिपेंडेंस की जो ड्रग डिपेंडेंसी के जो मामले हैं, इनमें काफ़ी हद तक जो है मदद की जा सकती है, इनको रोका जा सकता है, इनको रोकने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है अगर पेरेंटल कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स में क्या आ जाए, अगर परिवर्तन आ जाता है तो इससे काफ़ी मदद मिल सकती है ड्रग डिपेंडेंसी और अदर एडोलसेंट प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने की।
आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस आए इस पैराग्राफ में। अब हम देखते हैं वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके अलावा माता पिता को भी अपनी जो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको भी उन्हें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। टू द वर्ल्ड, किसके प्रति? दुनिया के प्रति, वर्ल्ड एनवायरनमेंट के प्रति, यानी दुनिया का जो हमारा जो वातावरण है, इस पर्यावरण के प्रति, वातावरण के प्रति जो माता पिता का जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी समझना होगा, उसको भी जानना होगा, जानना चाहिए। रिमेंबर, याद रखिए इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई है। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड। याद रखिए, ध्यान रखिए कि इस दुनिया में लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी रहने का जो स्थान है इस दुनिया में, लिविंग स्पेस बहुत ही लिमिटेड है। ये लिमिटेड यानी सीमित है, कम है। एंड वी मस्ट हैव, और इसलिए हमें अवश्य ही क्या करना चाहिए? वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस टू लिव हैप्पीली। और हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम याद रखें इस बात का कि दुनिया में लिविंग स्पेस जो है, वर्ल्ड में जो है, बहुत ही लिमिटेड है। और हमारे आने वाली जो जनरेशन, हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन जो है, उसके लिए हमें वर्तमान पीढ़ी को पर्याप्त जो जगह हैं वो छोड़ना होगा ताकि वो खुशी खुशी रह सकें। तात्पर्य ये है कि ऐसा माहौल हमें देना होगा उन्हें, उनके लिए भी ऐसा माहौल छोड़ना होगा जिससे वो आसानी से अपना जीवन जी सकें। संसाधनों को माध्यम संसाधनों के संदर्भ में या अन्य किसी भी रिसोर्सेज को ले लें, चाहे और भी स्पेस को ले लें, अदर फैसिलिटीज़ को ले लें, हमें डेफिनेटली आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए गुंजाइश छोड़नी होगी, पर्याप्त स्पेस छोड़ना होगा। इनफ माने पर्याप्त, सफिशिएंट भी होता है, एडेक्वेट भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव आया है यहाँ पर। टू अचीव दैट एम, और इस एम को प्राप्त करने के लिए, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अभी जो हमने जाना, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वी मस्ट, हमें अवश्य ही क्या करना होगा? प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आई यहाँ पर। दुनिया में लिविंग स्पेस पर्याप्त हो फ्यूचर जनरेशन के लिए, फैसिलिटीज पर्याप्त हों, रिसोर्सेज बचे रहें, इसके लिए हमें इस एम को प्राप्त करने के लिए जो प्रेजेंट जो जनरेशन है, पेरेंट्स को जो है ये समझना होगा कि वो अवश्य ही फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करें, अर्थात परिवार नियोजन, यानी अपने परिवार को नियोजित रखें, परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रखें, ये अवश्य ही उनको करना होगा। एंड लिमिट द बर्थ रेट, और साथ ही जो जन्म दर है, बर्थ रेट का मतलब होता है जन्म दर, उसको भी लिमिट करें। बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रेन, केवल 1 या 2 बच्चे परिवार में रखकर अपनी संतान के रूप में 1 या 2 बच्चे पैदा करके वो जो है इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, बर्थ रेट को लिमिट कर सकते हैं पर कपल, यानी प्रति जोड़े पर। कपल का मतलब जोड़ा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है यहाँ पर। इससे रियली जो है पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, और जो वर्ल्ड में जो स्पेस है हमारा वो भी नियंत्रित, वो भी अपना सफिशिएंट रहेगा फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। कपल माने जोड़ा। बिटवीन ईच बर्थ, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पर। अभी हमने फैमिली प्लानिंग जानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक सुझाव है। साथ में हमें बर्थ रेट को लिमिट करना है, 1 या 2 बच्चे पैदा करके बिटवीन ईच बर्थ, और इसके अलावा प्रत्येक बच्चे के जन्म के बीच, ईच बर्थ यानी जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उसके बीच में देयर शुड बी ए गैप, एक गैप होना चाहिए, एक अंतर होना चाहिए। गैप का मतलब 3 और 4 ईयर्स, 3 से लेकर के 4 साल का अंतर होना चाहिए। ऐसा क्यों? सो दैट, ताकि प्रत्येक जो है चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड, ताकि प्रत्येक बच्चा जो है डिप्राइव्ड नहीं हो सके, अर्थात कहने का मतलब वो वंचित ना हो पाए, वंचित ना रह जाए ऑफ द राइट टू सफिशिएंट पेरेंटल लव। अपने कौन से अधिकार से? डिप्राइव्ड का मतलब हम जान गए यहाँ पर वंचित होना, हक न छीना जा सके उसका। कौन सा? क्यों रहना चाहिए गैप 2 बच्चों के बीच में 3 से 4 साल? ताकि चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट, अपने उस अधिकार से, राइट का मतलब अधिकार, बच्चा जो है अपने उस अधिकार से वंचित नहीं हो जाए। कौन सा अधिकार? टू सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, माता पिता का जो पर्याप्त प्यार और केयर जो उसको मिलनी चाहिए उससे वो वंचित न रहे। इसलिए ये जरूरी है कि
उसको 3 से 4 साल का गैप होना चाहिए बर्थ में। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। ये बात जान लें आप, फैमिली प्लानिंग ये अपने आप में एक तरह से बच्चे की, फैमिली की क्या है, वेलफेयर है। ये बच्चे परिवार की एक भलाई है, परिवार की कल्याण की बात है, ये परिवार के विकास की बात है ये। एज इट हेल्प्स टू कीप वीमेन हेल्दी। कारण इसका मुख्य ये है कि इससे सबसे बड़ी मदद मिलती है वीमेन को हेल्दी रखने में, यानी घर में जो माँ है, पत्नी जो है, उसको हेल्दी रखने में इससे मदद मिलती है। इनफ, ताकि इतना ही हेल्दी कर देती है ये चीज़ कि इनफ टू कंट्रीब्यूट टू अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट, जिससे कि वो अपने घर का एक बहुत ही खुशहाल माहौल बनाने में कामयाब हो जाती है। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग जो है वो वास्तव में फैमिली वेलफेयर ही है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा फायदा जो मिलता है वीमेन को मिलता है, और वीमेन का अच्छा स्वस्थ होना, इससे पर्याप्त रूप से वो अपने स्वस्थ होगी तो पर्याप्त रूप से वो कंट्रीब्यूट कर सकेगी घर में एक हैप्पी होम एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, यानी घर में एक खुशहाल माहौल पैदा करने में उस मदद मिलेगी। अ हैप्पी हेल्दी मदर, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है यहाँ पर, एक खुशहाल स्वस्थ माँ होगी, इस माँ जो होती है इज ए की वो टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। पूरे परिवार का जो भलाई है, पूरे परिवार की जो कल्याण है, पूरे परिवार का जो भला है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो हेल्दी हैप्पी मदर का होता है। तो अगर एक माँ हैप्पी और हेल्दी होगी तो वो की होगी, यानी कुंजी होगी, यानी कहने का मतलब मुख्य होगी। यहाँ की का मतलब क्या है, मुख्य होगी टू द वेलफेयर ऑफ होल फैमिली, अपने पूरे परिवार के भले के लिए वो एक मुख्य रोल अदा कर सकती है। तो ये देखा हमने, तो बहुत ज़रूरी है ये। द माइंड, नेक्स्ट देखें, द माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। और इसके बाद में हमने देखा है कि माइंड जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करने में, उसके रख रखाव में, टू डेवलप। और ऐसा करने के लिए टू डेवलप हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ दिमाग डेवलप करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। हमें उसको किस तरह से रिलैक्स करना है वो जानना ज़रूरी है। उसको किस तरह से रिलैक्स किया जाए, उसको राहत कैसे पहुंचाई जाए माइंड को, क्योंकि माइंड जो है वो पॉजिटिव हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड टू डेवलप वेज, और इसके अलावा किस तरह, सबसे पहले तो टू डेवलप हेल्दी माइंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा हेल्दी माइंड बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, कि किस तरह से रिलैक्स किया जाए इसको। एंड टू डेवलप वेज, और टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, और किस तरह से हमारी जो डे टू डे, डील विद का मतलब सामना करना, फेस, डील विद माने होता है फेस करना, हमारी जो डे टू डे स्ट्रेस है, हमारे जो डेली जीवन में जो इस तरह की जो डे टू डे यानी प्रतिदिन जो तनाव आता है, उसका कैसे सामना किया जाए और रिलैक्स इसको कैसे किया जाए, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है अगर हेल्दी माइंड हमें डेवलप करना है। मेनी डिजीजेज, अब उदाहरण के तौर पर बता रहे, मेनी डिजीजेज सच एज हाई ब्लड प्रेशर, बहुत सारी जो बीमारियां हैं सच एज हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, दबाव, एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स, इसके अलावा कुछ जो हमारी जो हार्ट प्रॉब्लम्स है, हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं, आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। ऐसा माना जाता है कि ये स्ट्रेस से जुड़ी हुई हैं, अर्थात तनाव से जुड़ी हुई हैं। सीधा नाता इनका तनाव से, अर्थात कहने का मतलब तनाव या टेंशन से इस तरह की ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं होती हैं। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इसलिए हम क्या करके रिलैक्सेशन टेक्निक्स यानी आराम की जो तकनीकें होती है, राहत की, रिलैक्स होने की, उस तकनीक के माध्यम से उनका प्रयोग करके यू में अवॉइड, आप क्या कर सकते हैं, आप बच सकते हैं, यू में अवॉइड, बच सकते हैं मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियों से। तो कुल मिला के बात यहाँ पे आई, माइंड को रिलैक्स कैसे किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉजिटिव हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें उस टेक्निक्स को भी सीखना होगा जिससे माइंड हमारा रिलैक्स हो सके। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं अपन, इसका लास्ट पैराग्राफ इसका लेंगे हम।
अभी हमने जाना कि किस तरह से माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। अभी इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। However, even when we enjoy good health, यद्यपि कि हम भले ही गुड हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, डिजीजेज में अकर बीमारियां हो सकती है। भले ही हम गुड हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी बीमारियां हो सकती है। अकर का मतलब घटित होना या हो जाना, बीमारियां हो सकती है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय जो सांख्यिकी है, उसके अनुसार ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस अ ईयर ऑन एवरेज। ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति जो है साल में कम से कम अबाउट ट्वाइस ईयर, यानी एक साल में 2 बार या तो सिक होता है, बीमार होता है, या घायल होता है, या चोटग्रस्त होता है। ऐसा माना जाता है, उसको खतरा रहता है। इंटरनेशनल स्टैटिक्स के अनुसार, इंटरनेशनल स्टैटिक्स का मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी सांख्यिकी है, उसके अनुसार ऐसा माना जाता है। भले ही व्यक्ति स्वस्थ है, लेकिन उसको साल में 2 बार बीमार होने का और साथ ही या घायल होने का, इंजर्ड होने का, इंजर्ड का मतलब घायल होने का, चोटिल होने का खतरा रहता है। ईयर ऑन एवरेज, यानी साल में औसतन 2 बार। कितनी बार? ट्वाइस ईयर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बीमारी, सिकनेस का मतलब इलनेस या सिकनेस, एलिमेंट, बीमारी या इंजरी जो होती है, चोट जो होती है, उसका ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसका सामना करें हम, टू डील विद, उसका सामना करें, उसको फेस करें इन ए रियलिस्टिक एंड, किस तरीके से? एक रियलिस्टिक मतलब वास्तविक, एंड इंटेलिजेंट वे, और किस तरीके से? बुद्धिमानी पूर्ण तरीके से। एक तो सबसे पहला क्या कह रहा है ये, एक तो रियलिस्टिक वे में अर्थात वास्तविक तरीके से, और इंटेलिजेंट वे में हमें, एंड विदाउट पैनिक, बिना भय के सिकनेस और इंजरी का सामना करने में आना चाहिए, सीखना चाहिए। नॉलेज ऑफ और इसमें मदद करेगी ये चीज़, नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू। और शरीर का जो ज्ञान है, हमारे पूरे शरीर का जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम, उसका जानकारी जो है, ये मदद शुड हेल्प यू, वो मदद, उसके द्वारा हमें मदद मिलनी चाहिए टू मेंटेन एन एमरजेंसी सिचुएशन, टू मैनेज एन एमरजेंसी सिचुएशन। जैसे ही कोई आपातकालीन खतरा जो आता है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है हमारे शरीर में, तो नॉलेज ऑफ द बॉडी जो है, उसके द्वारा जो है हमें इसका सामना करना, इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करना सीखना चाहिए। बिफोर कॉन्टैक्टिंग अ डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, किसी भी डॉक्टर से मेडिकल मैनेजमेंट के लिए या किसी उचित चिकित्सकीय प्रबंध के लिए बातचीत करने से पहले, संपर्क करने से पहले, हमें अपनी जो शरीर की, जो बॉडी की जानकारी है, उसके माध्यम से इमरजेंसी सिचुएशन जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी खतरा आपको काट गया, सांप काट गया, या कोई भी चीज़ हो गई, या चोट लग गई, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, तत्काल आपात स्थिति में क्या करना चाहिए, उस समय जो है हमको नॉलेज ऑफ द बॉडी जो है वो बहुत मदद कर सकती है। तो उसकी शरीर की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के बीमारी में या किस तरह की खतरों में हम किस तरह का प्राथमिक उपचार करें, या प्राथमिक फर्स्ट जो हमारा एड होगा, हमारी जो प्राथमिक इलाज जो होगा वो कैसे होगा, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए डॉक्टर के कांटेक्ट करने से पहले। व्हेन नेसेसरी, जब जरूरी, एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स, कोई भी दवाइयाँ और ड्रग्स, औषधियाँ, सच एज एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, चाहे वो स्ट्रॉन्ग पेन किलर हो, दर्द निवारक दवा हो, कोई एंटीबॉडी जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली कोई दवा हो, नीड टू बी मॉनिटर्ड, जरूरी है इन चीज़ों के बारे में। कोई भी दवा, कोई भी औषधि, ड्रग्स हो, चाहे एंटीबॉडीज हो, या मेडिकेशन हो, चाहे एंटीबॉडी बायोटिक्स हो, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग पेन किलर हो, नीड टू बी मॉनिटर्ड बाय ए डॉक्टर। इसकी एक चिकित्सक द्वारा
जांच की जानी चाहिए, चिकित्सक की निगरानी में ली जानी चाहिए, और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन हेल्थ प्रोफेशन, या फिर इस हेल्थ प्रोफेशन में यानी चिकित्सा के व्यवसाय में जुड़े हुए जो योग्य लोग हैं, क्वालिफाइड का मतलब योग्य लोग जो हैं, उनकी निगरानी में ही पेन किलर, स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, एंटीबायोटिक्स है, या अदर जो ड्रग्स हैं, मेडिकेशंस हैं, उनको आपको प्रयोग में लेना चाहिए। इसमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने के कुछ फंडे जो सुब्रा दत्ता जी ने आपके इस लेसन में बताया है। तो डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी और आप भी अपने लाइफ में पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे, इसमें आए सजेशंस को ध्यान में रखकर। आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। थैंक यू।